हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आर्थिक समीक्षा के आज इस दूसरे लेक्चर में। और सबसे पहले आप परीक्षा मंथन यूट्यूब ऑर्गेनाइजेशन के इस ऑफिशियल चैनल को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे आने वाले समय में समय दर समय आपको हमारे चैनल्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो कि टारगेट यूपी पीसीएस 2021 के लिए प्रारंभिक परीक्षा 13 जून को होने वाली संभावित तिथि है के लिए लॉन्च की गई जितनी भी क्लासेस हैं आपको निःशुल्क समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, आज हम आर्थिक समीक्षा के दूसरे लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक समीक्षा, जैसा कि मैंने बताया कि समय दर समय भारत की अर्थव्यवस्था की एक क्लियर एब्सोल्यूट तस्वीर जानने के लिए जो विभिन्न सेक्टर्स के आंकड़े हैं, जो समीक्षा हैं, जो डाटा हैं, वो सभी सिस्टमेटिक फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट रहते हैं, जिसके आधार पे हम ये जान पाते हैं कि चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, ऊर्जा, बिजली, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आधारभूत जितनी भी संरचनाएं, रेल, सड़क, बंदरगाह, माल परियोजनाएं या फिर जो भी सरकार के द्वारा विगत वर्षों में जो योजनाएं लॉन्च की गई उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और आगे उनकी तस्वीर कैसी रहेगी कि हम इस अल्प विकसित जो विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में हैं उससे हम विकसित हो सकें। ठीक, सरकार इस आर्थिक समीक्षा के ये जो आंकड़े हैं इनसे ये जान पाती है कि हमें जो योजना चल रही है वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है और एक विकसित होने के लिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो MDG मिलियन डेवलपमेंट गोल जो मानक डिफरेंट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक वर्ल्ड लेवल पे जो मानक डिसाइड किए गए हैं, ठीक, वो और हमारे देश की जो 125 करोड़ आबादी है उनको जो आधारभूत बुनियादी व्यवस्था आवश्यकता को प्रोवाइड करने के साथ साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस हिसाब से आगे बढ़े। ठीक, तो आर्थिक समीक्षा में जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 ठीक महामारी के आने से सन 2020 में प्रथम छमाही और द्वितीय छमाही में अगर आप एक आंकड़ा देखेंगे तो प्रथम छमाही में करीब -15.7% की गिरावट दर्ज की गई और दूसरी छमाही में -0.1% की गिरावट दर्ज की गई। तो ये जो गिरावट हुई, ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि जीविका बनाम आजीविका का विषय आ गया था। ठीक, तो जीविका बनाम आजीविका मतलब जीवन को प्रायोरिटी दिया जाए या फिर आजीविका को, लाइवलीहुड को। ठीक, इसीलिए जो कोविड ये आर्थिक समीक्षा आई है कोविड-19 के बाद, इसका जो थीम है वो है सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। ठीक, थीम थी सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। ठीक है, मतलब जीवन बनाम आजीविका। मतलब या तो हम जीवन को चुने या फिर आजीविका को चुने। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब कोविड आया तो कोविड आने के दौरान फिर लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन से जितनी भी ये परियोजना, जितनी भी औद्योगिक इकाई थी, जितनी भी उद्योग थे, वो सभी स्टॉप हो गए। तो उससे क्या हुआ कि रोजगार बंद हो गया, लोगों के बेरोजगारी का दर बढ़ गया, आय का साधन कम हो गया, भूखों मरने की नौबत आ गई। तो सरकार ने गरीब कल्याण योजना के नाम से, डिफरेंट आत्मनिर्भर पैकेज के नाम से समय दर समय एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक बड़ा पैकेज मार्केट में लोगों तक पहुंचाया। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाते के द्वारा पहुंचाया, चाहे वो मनरेगा के मजदूरों को पहुंचाया। तो ये फाइनली हमारे क्या था कि खाद्यान्न को प्रोवाइड कराना, लाइवलीहुड बरकरार रहे। ठीक, क्योंकि रोजगार तो ख़त्म हो गया था और जीवन बचाना प्रायोरिटी थी। जो भी नीति निर्माता संगठन थी, सरकार थी, सरकार की प्रायोरिटी क्या थी?
सरकार की जो प्राइमरी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता, वो यह थी जीवन को बचाना। ठीक, और चूंकि यहाँ पे मंदी आ गया था, तो मंदी आने से जितनी भी रोजगार थे वो खत्म हो गए, तो इससे भूख का भी संकट उत्पन्न हो गया। इस भूख के संकट से निजात दिलाने के लिए सरकार ने, और साथ में मंदी के संकट से निजात दिलाने के लिए सरकार ने कई पैकेज समय समय पे लॉन्च किए। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए अपने राजकोषीय खाता से। जीडीपी के 15%, जीडीपी का 4% आत्मनिर्भर भारत पैकेज के नाम से लोगों तक प्रोवाइड किया है। मतलब जीडीपी का 15% और 9%, मतलब टोटल जीडीपी का 24%। परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ यहाँ पे हमारे यहाँ वित्तीय जो सिस्टम चलता है, जो भी वित्तीय संस्थाएं कार्य करती हैं, वो किसके अंडर कंट्रोल में काम करती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थीम है, इसको नोट कर लीजिएगा, #सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड एंड जीवन बनाम आजीविका। ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको मिटा देते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ टूल्स होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ टूल्स होते हैं जिनके द्वारा इसे मौद्रिक नीति में इन टूल्स का, इन उपकरणों का उपयोग करके आरबीआई का मेन टारगेट होता है कि जो वित्तीय सिस्टम है इंडिया का, भारत का, उसको इस हिसाब से मेंटेन किया जाए कि लिक्विडिटी, तरलता बरकरार रहे, लोगों तक मुद्रास्फीति कंट्रोल रहे। मुख्य टारगेट यही है कि मुद्रास्फीति कंट्रोल रहे। और जैसा कि जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान इनका मुद्रास्फीति का टारगेट है 2 से 6% रखने का, और कोविड-19 के दौरान ये मुद्रास्फीति पहुंच गई थी 6%। ये 6% जो मुद्रास्फीति पहुंची, इसके पीछे ये रीज़न नहीं था कि खाद्यान्न जो उपलब्ध थे उनमें कोई कमी थी, नहीं। इसके पीछे रीज़न तब क्या था? इसके पीछे रीज़न था खाद्य आपूर्ति की कमी। ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए थे लॉकडाउन में, तो खाद्य की जो सप्लाई थी, ठीक, वो डाउन हुई, जिसके रिजल्ट ये क्या हुआ, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में कम है, ठीक, तो उसका रेट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होता है। ये मार्केट का एक रूल है। तो जब खाद्य आपूर्ति कम हुई तो जायज़ है कि जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध थे उनकी अमाउंट काफ़ी कम हो गई और देन उनका रेट राइज कर गया, तो ये मुद्रास्फीति 6% बढ़ा। तो इस मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने मौद्रिक नीति में कुछ संशोधन किए, और साथ ही साथ मंदी से उबरने के लिए भारत सरकार के पैकेज के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे मंदी से भी लड़ा जा सके और साथ ही साथ मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल किया जा सके। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं कि पहला पैकेज क्या है। तो पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या हुआ? रेपो रेट है क्या, पहली चीज जानिए। देखिए, कोई भी देश की सेंट्रल बैंक, ठीक, उस देश के, मतलब सपोज कीजिए इंडिया में आप रह रहे हैं, तो इंडिया के सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई है। तो आरबीआई इस देश के जो बैंक्स हैं, जो भी शेड्यूल बैंक्स हैं, ठीक है, और जो अदर बैंक्स हैं, उनको जिस ऋण पे एक शॉर्ट टर्म लोन देती है उससे क्या करते हैं हम? रेपो रेट कहते हैं। ठीक, और अगर आप ये सोचिए, ये रेपो रेट के बारे में हम बाद में आगे वाले क्लासेस में आपको बताएंगे। अगर आप ये सोचिए कि इस रेपो रेट को अगर कम कर दिया जाए, रेपो रेट को कम कर दिया जाए, मतलब ये जो ऋण दिया जा रहा है,
इस ऋण को, रेपो रेट को कम कर दिया जाए, मतलब इस ऋण को अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा कि बैंक को कम ऋण पे इस ऋण पे जो ब्याज मिल रहा है उसको कम कर दिया गया, और इस ब्याज को ही रेपो रेट कहते हैं। तो अगर ये ब्याज कम कर दिया गया तो बैंक के पास ये जो ऋण आया, जो मुद्रा आई, तो बैंक जनरली किस लिए प्रोसीड करते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ही फॉर्म है। तो बैंक क्या करते हैं कि इस कम ऋण पे प्राप्त ब्याज को, ऋण को, ये अपने ग्राहकों को, अपने उद्यमियों को, जो उनके ग्राहक हैं उनको कम ब्याज पे, ये भी एक लो ब्याज पे ऋण प्रोवाइड करते हैं। ठीक, सेंट्रल बैंक ने कम ब्याज पे ऋण दिया बैंक को, और बैंक इसी कम ब्याज पे ऋण देगा किसको? उद्यमियों को, और फाइनली उद्यमी इसको किधर लगाएंगे? आर्थिक गतिविधि में। और जब आर्थिक गतिविधि शुरू हो जाएगी, ठीक, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई चेन, मार्केट में क्या होता है? डिमांड होता है और सप्लाई होती है। डिमांड से और सप्लाई चेन शुरू हो गया तो देन फाइनली क्या हो जाएगा? बाजार रन कर जाएगा, और ये ग्रोथ जो कि हमारी मंदी आ गई थी वो प्राप्त कर लेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो साइकिल आप देख रहे हैं रेपो रेट की, तो रेपो रेट को क्या किया गया कि अक्टूबर 2019 के कंपैरिजन में, ठीक है, अक्टूबर 2019 के कंपैरिजन में इसको 75 बेस पॉइंट कम कर दिया गया रेपो रेट को। ठीक, तो ये है आपका आरबीआई की पहली टूल्स। एक मिनट, हाँ, तो अक्टूबर 2019 के कंपैरिजन में इसको 75 बेस पॉइंट क्या किया गया? कम कर दिया गया। ठीक, तो पहली चीज़ आपने पढ़ा कि ये जो मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की, इसमें प्रथम जो मुख्य उपकरण है रेपो रेट, उसको अक्टूबर 2019 के कंपैरिजन में 75 बेस पॉइंट नीचे किया गया। क्यों? क्योंकि कम रेपो रेट नीचे करने का मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक को ऋण दे रही है, तो उस पर जो ब्याज लगा रही है उस दर को कम कर दी। और जब बैंक को कम ब्याज पे ऋण मिला तो बैंक इस ऋण को अब इसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसको जितने कम ब्याज मिली पे उसे ये ऋण प्राप्त हुआ है, इसी के कंपैरिजन में अपने ग्राहकों को भी ऋण प्रोवाइड करेगा। और देन फाइनली ये जो अमाउंट ऑफ मनी ग्राहक या उद्यमी को प्राप्त हुआ है, इसको ये आगे आर्थिक गतिविधि में लगाएंगे, और देन फाइनली बाजार रन कर जाएगा, और ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड है आने वाले समय के लिए, जैसा कि आईएमएफ ने कहा है कि 11.5% होगी 2021-22 में, और भारत में आर्थिक समीक्षा में ये कहा गया है कि ये 11% रहेगी। तो ये ऐसे ही नहीं किया गया है। 29.87 लाख करोड़ मतलब जीडीपी का 15% आत्मनिर्भर भारत पैकेज के नाम पे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस कम रेपो रेट पे एक बड़ा अमाउंट मनी जो बैंक को दिया गया है, और ये फाइनली बाजार को रन कराने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को स्टार्ट करने के लिए जो मार्केट में आ रहा है, इसी के आधार पे ये बातें कही गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, पहली टूल हमने बताया क्या? रेपो रेट। आरबीआई के मौद्रिक नीति में जो परिवर्तन हुए, टोटल 10 टूल्स में चेंजिंग किया गया है, 10 उपकरण में चेंज किया गया है। मेन टारगेट क्या है? हमें ग्रोथ को फाइंड आउट करना है। ठीक, दूसरा क्या है? जिस हिसाब से हम रेपो रेट जानते हैं उसी हिसाब से एक चीज और होती है, वो है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, तो दूसरा बिंदु यह है कि जो रिवर्स रेपो रेट, ठीक, इसको भी क्या किया गया?
कम किया गया। ठीक, फिर बात होती है ऋण स्थगन। ऋण स्थगन क्या है? तीसरा है बिंदु ऋण स्थगन। सरकार ने ये कहा है कि जो भी ये स्पेशली टारगेट किया गया है मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन के बाद सभी सार्वजनिक इकाइयां, साथ में औद्योगिक और उद्योग, ये सभी कार्य बंद हो गए, तो जिससे बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हुआ। तो जब खाद्यान्न भुखमरी तक की नौबत आ रही है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ऋण डिफरेंट वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्राहकों के द्वारा लिया गया है, इन वित्तीय संस्थाओं से, क्या इन पे ब्याज चुकाने की क्षमता है ग्राहकों में, वो भी तब जब उनकी भुखमरी की नौबत आ गई है या बेरोजगारी है। सरकार ने इस तरीके से, इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऋण स्थगन का कॉन्सेप्ट लाया। ऋण स्थगन ये कहता है कि आगामी 3 माह के लिए, आगामी 3 माह के लिए क्या कर दिया जाए? ब्याज को स्थगित कर दिया जाए। आगामी 3 माह के लिए ब्याज को स्थगन। ठीक, आगामी 3 माह के लिए ब्याज का स्थगन। ये जो है 3 मंथ का जो कॉन्सेप्ट है, यही क्या कहलाता है? ऋण स्थगन। और साथ ही साथ फिर आने वाले समय में जो ऋण को चुकाया जाए, वो भी उनकी जो दरें हैं वो काफ़ी मार्जिन रेट उनकी काफ़ी कम हो, ठीक है, उसमें रियायत बरती जाए। ये ऋण स्थगन है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट और तीसरा पढ़ा ऋण स्थगन। चौथी बात होती है CRR। CRR की दर को भी कम कर दिया गया। CRR क्या है? नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात ये जनरली जो बैंक्स हैं, जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, वो सेंट्रल बैंक RBI के पास अपना जितना जो उनका नेट डिमांड एंड लाइबिलिटी होती है, उसके रिस्पेक्ट में एक निश्चित अमाउंट ऑफ मनी, मतलब 100 रुपया अगर बैंक के पास जमा है, तो बैंक उसका 4 रुपया RBI के पास जमा रखेगा। ठीक, वो एक बात का विषय है। जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये चीज़ बताई जाएगी डिटेल्स में कि उसका CRR SLR में जो समय दर समय आप देखते हैं कि परिवर्तन होता रहता है। ठीक, हमारे यहाँ जो मौद्रिक नीति आती रहती है, तो उसमें जो चेंज किया जाता है उससे मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात का विषय है। तो CRR में क्या किया गया? CRR में भी कमी कर दी गई। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक अब ये है कि अब हम बात करते हैं LTRO की। 4th पॉइंट है इसमें, 5th पॉइंट LTRO में 3 बात हो चुकी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और तीसरा ऋण स्थगन। LTRO क्या है? चौथा पॉइंट है LTRO। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर्थिक समीक्षा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिन 10 उपकरण में परिवर्तन किया है अपने मौद्रिक नीति को लचीला बनाने में, जिससे कि ग्रोथ रेट को, जो टारगेटेड ग्रोथ रेट है, उसको अचीव किया जा सके। 11% ये आंकड़ा एक्सपेक्ट किया गया है। कब? 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक, तो LTRO क्या है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। देखिए, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO जो वर्ड है वो कहाँ से आया? ये वर्ड है यूरोप में सन 2007-8 के दौरान आई हुई मंदी में के कारण
यूरोपीय यूनियंस के जो सेंट्रल बैंक हैं, उस सेंट्रल बैंक से यूरोप की कंट्री के जितने भी बैंक हैं वो अपना मार्गदर्शन, दिशा निर्देश समय दर समय प्राप्त करते हैं। तो यूरोपीय यूनियन के सेंट्रल बैंक ने सन 2007-8 में, ये इसका बैकग्राउंड है LTRO का, ठीक। सन 2007-8 में क्या हुआ कि वहाँ मंदी आई। कहाँ पे? यूरोपीय यूनियन में, यूरोप में। तो यूरोप में जो यूरोपीय यूनियन है उसके सेंट्रल बैंक ने, यूरोपीय यूनियन के सेंट्रल बैंक ने बैंकों की दीर्घकालिक जो देनदारियां हैं और जो अल्पकालिक क्रियाविधि है उसके लिए, मतलब बैंक का जो ऑपरेशन सिस्टम होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो वर्क देनदारियां हैं, जो लायबिलिटी है, ठीक, उसको पूरा करने के लिए क्या किया कि एक बड़ा पैकेज बैंकों को दिया, कम ऋण पे, कम ब्याज पे एक बड़ा पैकेज, बड़ा ऋण दिया। तो जब ये सेंट्रल बैंक वहाँ के यूरोपीय कंट्री के डिफरेंट बैंक को एक रेट डिसाइड किया और कम लो ब्याज पे, इसी को LTRO कहा गया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। रेपो है, जिस तरह से रेपो रेट बताया, रेपो रेट में भी क्या किया जाता है कि एक कम ब्याज पे एक ऋण दिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों को सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेम ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ये दिया गया। तो इसका नाम क्या कहा गया? ये इसका पृष्ठभूमि है, यूरोप से ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक। तो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस तथ्य को अपनाया और बैंकों की इस दीर्घकालिक देनदारियों की और अन्य जो उनके अल्पकालिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको कैरी ऑन करने के लिए उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पैकेज दिया और इसको नाम दिया LTRO 2.0, ठीक। LTRO 2.0 क्यों कहा गया? इसके पहले 1.0 मतलब आ चुका है, तो वो 1.0 कब आया था? LTRO 1.0 देखिए, जो बैंक हैं उनको बेसल मानक को पूर्ति करने के लिए, बेसल 1, 2, 3, ये जब बैंकिंग सिस्टम बताया जाएगा तो उसमें बताएंगे, बेसल मानक को पूर्ति करने के लिए कि वो विश्व लेवल में जितने, जैसे वर्ल्ड लेवल में अगर हमारे बैंक देखे जाएं तो उनका पहले उतना नाम नहीं था, इसलिए बैंकों की स्ट्रक्चर्स में चेंजिंग की जा रही है, ठीक। तो उस मानक को पूर्ति करने के लिए सरकार ने एक बड़ा पूंजी निवेश किया बैंकों के स्थिरीकरण में, बैंकों की सुदृढ़ीकरण में, बैंकों को स्ट्रांग बनाने के लिए कि वर्ल्ड लेवल पे वो उनकी पहचान बन सके या जो आर्थिक चुनौतियां आएँ उनका सामना कर सकें। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, एंटरप्राइज, उनको भी औद्योगिक रुग्णता से बाहर निकालने के लिए महारत्न नवरत्न कंपनियों को, ठीक, ये एक लॉन्ग टर्म पैकेज दिया गया। तो इसे LTRO 1.0 कहा गया था और अब ये जो LTRO है इसे LTRO 2.0 कहा जा रहा है, ठीक। ये चौथा जो RBI ने स्टेप लिया, लॉन्ग टर्म पैकेज दिया, किसको? जो RBI है उसने बैंकों को दिया और ये फिर ये जो कम ब्याज पे जो ऋण मिला, इस ऋण को बैंकों ने फिर अपने ग्राहकों को, अपने उद्यमियों को दिया कि बाकी क्रियाविधि, आर्थिक गतिविधि रन कर सके, ठीक। अब बात करते हैं कार्यशील पूंजी के वित्तीय जो तकनीकी है उसमें आसानी, उसके वित्तीयन में, फाइनेंसिंग में आसानी, इसको कहते हैं ईज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ईज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ये नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या है? ईज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मीन्स कार्यशील
पूंजी के वित्तीयन में आसानी। ये जो उद्यमी थे उनको जो भी ऋण दिया गया था उस पर रियायतें दी गई, उस पर मार्जिनल रेट बहुत कम रखा गया। ठीक, उनके वित्तीयन में आसानी के लिए कैपिटल वर्किंग, जो वर्किंग कैपिटल जो फाइनेंस था उस पर रियायत देने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, कि उनको कम मार्जिन पे जो ऋण है या जो भी चीज़ें दी गई हैं उनके बाज़ार को रन कराने के लिए, उनके उद्योग को रन कराने के लिए उस पर इंटरेस्ट रेट या मार्जिन रेट को काफ़ी कम किया जाए। ठीक, कम रखा जाए। उद्यमियों को जो मार्जिन है, मार्जिन रेट कम रखने के लिए ये चीज़ लॉन्च की गई। ठीक, नेक्स्ट चीज़ है कार्यशील पूंजी दर। कार्यशील पूंजी दर मतलब वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट, इसको नोट कर लीजिए, ये 5वीं बात है। टोटल 10 पॉइंट पे आरबीआई ने कार्य किया है। अब की बार कोविड-19 के कारण जो मंदी देश में आई उससे निकल के और फिर आर्थिक गतिविधि को विकास की पटरी पे लाने के लिए, तो ईज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ये 5वीं बात है। 6वीं बात, कार्यशील पूंजी दर। कार्यशील पूंजी दर, इसे क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट। वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट, ये क्या कह रहा है? ये यही बात कह रहा है, ऋण स्थगन, जो भी ऋण देने वाली जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे ये कहा गया है कि आगे आने वाले 3 माह के लिए आप क्या कीजिए, ब्याज को स्थगित कर दीजिए, ब्याज को स्टॉप कर दीजिए। दैट इज ब्याज स्थगन की ये बात करता है। ठीक, नेक्स्ट है, अब तक हमने आपको कुल मिलाकर के 7 पॉइंट बताए। नेक्स्ट है शुद्ध स्थिर निधि अनुपात। इसको मिटा दें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते जाइए। शुद्ध स्थिर निधि अनुपात, शुद्ध स्थिर निधि अनुपात, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? NSFR, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, NSFR। ये क्यों लॉन्च किया गया? ये मेनली बैंक को फोकस रखा गया कि बैंक के पास क्या है, जो बैंक अपनी दीर्घकालिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके, फर्स्ट, और सेकंड, जो उनकी अल्पकालिक जो दैनिक देनदारियां हैं, अल्पकालिक क्रियाविधि, इसके लिए NSFR लॉन्च किया गया। ठीक, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो,
ये फंडिंग रेट ये इसलिए इस हिसाब से दिया गया है आरबीआई के द्वारा कि बैंक अपने जो लॉन्ग टर्म जो नीड्स हैं उनके लिए और साथ में जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी ऑन कर सकें। ये कब लाया गया? ये लाया गया यूएसए के। इसकी अगर बैकग्राउंड देखा, जैसे एलटीआरओ का बैकग्राउंड आप यूरोप से आप जोड़ सकते हैं और एनएसएफआर का जो बैकग्राउंड है उसको जोड़ने के लिए आप यूएसए की तरफ अगर देखें तो अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, बैकग्राउंड की बात किया जाए तो ये क्या हुआ था यूएसए में 2007-8 के दौरान जो क्राइसिस आई, सब प्राइम क्राइसिस, उसमें क्या हुआ कि जो बैंक हैं उन्होंने अपने जो चहेते ग्राहक थे उनको क्या किया कि कम इंटरेस्ट पे, कम ब्याज पे लोन दे दिया। यही हुआ और इन्होंने इस ग्राहकों ने इस धन को कहाँ यूज कर लिया? रियल एस्टेट में। ठीक, और फाइनली रियल एस्टेट का मार्केट वहाँ पे धड़ाम हो गया, गिर गया और इस कारण से जो ऋण, जो धन इसमें लगाया गया था उसकी रिकवरी बैंकों को नहीं हो पाई और फाइनली बैंक की व्यवस्था गिर गई और इससे काफ़ी बड़ी मंदी उत्पन्न हुई। तो परंतु भारत अभी उसके चपेट में नहीं आ पाया क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। भारत ये सेवा सेक्टर या फिर ये औद्योगिक सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं, टर्सरी सेक्टर पे टोटल डेवलप्ड कंट्री बेस्ड हैं, परंतु हमारे यहाँ मेजर पोर्शन आज भी कृषि का है। और कोविड-19 के दौरान भी आप देखेंगे कि कृषि ने 3.4% की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है, परंतु वहीं औद्योगिक उत्पादन का जो रेट है वो -9.6% और वहीं सेवा क्षेत्र का रेट -8.8% रहा है। ठीक, तो ये रीज़न जब यूएसए में हुआ तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट लिया गया कि बैंक अपनी सुदृढ़ीकरण के लिए एक एनएसएफआर रखें, शुद्ध स्थिर निधि अनुपात। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। ये 2011-12 में इसके बारे में कॉन्सेप्ट आया और इसको भी आरबीआई ने कम रखा है। देखिए एमएसएफ क्या है? एमएसएफ रेपो रेट की तरह से, बट ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एक ओवरनाइट लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। मतलब बैंक क्या होता है कि शाम को जब बैंक बंद होते हैं तो उस दौरान उनकी एक जो लेवल ऑफ लिक्विडिटी है वो मेंटेन रखे। उसके बैंकों के बीच में इंटर बैंक लिक्विडिटी अंतरण, पैसे का, तरलता का, लिक्विडिटी का जो अंतरण होता है उसके लिए एक रेट होता है, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लिया जाता है, ये आगे बताएंगे। तो इसको भी कम किया गया एंड देन फाइनली आरबीआई ने और क्या किया? फ्रेश लिक्विडिटी को, ये सभी स्टेप्स, फ्रेश लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एकदम मार्केट में नया धन, किस लिए? बैंकों को मजबूत करने के लिए, पीएसयूज़ को मजबूत करने के लिए और सोशल एक्टिविटीज़, जो भी सामाजिक योजनाएं थीं, जो कोविड-19 के दौरान जितनी भी सामाजिक योजना स्टार्ट की गई, ठीक, साथ में बैंकों को मजबूत करने के लिए, ठीक, साथ ही साथ पीएसयूज़ को मजबूत करने के लिए फ्रेश लिक्विडिटी आरबीआई द्वारा दिया गया। ठीक, इन सभी चीज़ों का जो 10 मानक बताए गए हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एमएसएफ, एलटीआरओ, एनएसएफआर, इन सभी का फ्रेश लिक्विडिटी, इन कार्यशील पूंजी के वित्तीयन में आसानी कि हमारे जो पूंजी जो उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक इकाई हैं, वो फिर से फॉर्म में आ सकें। इन सभी का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जो मुद्रास्फीति वो कंट्रोल में रहे और साथ ही साथ देश आर्थिक विकास की जो एक्सपेक्टेड रेट है 11% उसको अचीव कर सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो अब की बार का आर्थिक समीक्षा है वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी आर्थिक समीक्षा है।
मोदी गवर्नमेंट के सेकेंड कार्यकाल की ठीक दूसरी आर्थिक समीक्षा, सेकेंड टाइम की सेकेंड आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे है, पहली चीज़। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे को डिजिटली लॉन्च किया गया है, ठीक। एंड इसको क्या किया गया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये डिजिटल लॉन्च किया गया है। अब बात किया जाए इसको लॉन्च कौन करता है। देखिए, ये वित्त मंत्री के द्वारा, आप जानते हैं कि संसद में पटल पे रखा जाता है दोनों सदनों में, परंतु इसको वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है उसका आर्थिक प्रभाग वो इसको लॉन्च करता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग, और इसको डिजाइन कौन करता है, बनाता कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, ठीक। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आते हैं और पूछे भी जाते हैं कि इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार लॉन्च के द्वारा डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। वित्त मंत्री के द्वारा संसद के पटल में रखा जाता है और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक। और ये डिजिटली लॉन्च किया गया। दूसरी बात ये होती है कि क्या अब जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए, वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही, इसको नोट कर लिए। जीडीपी ग्रोथ रेट, देखिए, एक होता है वास्तविक रियल और एक होता है सांकेतिक। तो जो वास्तविक जिसे कहते हैं हम रियल, और सांकेतिक जिसे हम कहते हैं ग्रास। तो वास्तविक ग्रोथ रेट सन 2021-22 के लिए जो एक्सपेक्ट, जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष अब रन करने वाला है, उसके लिए हमने क्या एक्सपेक्ट किया है। वर्तमान में 11% और सांकेतिक 15% तक की बात कही जा रही है कि ये 15% तक, 15.4% तक बढ़ सकता है। ये डाटा जो है वो एनएसओ का है, ठीक। ये है जीडीपी ग्रोथ रेट 2021-22 के लिए। वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की गई है 11% और सांकेतिक क्या है 15.4%। इसको नोट कर लीजिए। पर आईएमएफ ने भी जीडीपी, जो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, उस पर आईएमएफ ने भी एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। सन 2021-22 के लिए ही आईएमएफ के द्वारा जो, ये है एनएसओ के द्वारा था, और आईएमएफ के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया सन 2021-22 के लिए आईएमएफ ने 11.5% तक कहा है, 0.5% को राइज कर दिया है। और साथ में सन 2022-23 के लिए इसको 6.8% तक रखा है, ठीक, 6.8%। तो ये आईएमएफ का डाटा है। आईएमएफ का जीडीपी ग्रोथ रेट का डाटा वास्तविक हमारे एनएसओ के द्वारा जारी किए गए डाटा से भी उसने ग्रोथ रेट को ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट किया है, 11.5%। और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है किस आधार पे,
जो अभी आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो पूंजी का निवेश किया गया और उसके कारण जो आर्थिक गतिविधि रन की गई, इसी के आधार पे ये आंकड़े या ये अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में भारत अगले 2 वर्ष में एक सबसे तेज बनने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। ठीक, आईएमएफ ने यही कहा है कि भारत अगले 2 वर्ष में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा। ठीक है, देखिए वित्तीय वर्ष 2020 में जब लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगने के बाद प्रथम छमाही में 15.7% की गिरावट दर्ज की गई। कि इसको मिटा दिया जाए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, जीडीपी ग्रोथ रेट आईएमएफ के द्वारा, ये 2021-22 का डाटा है, 2022-23 का डाटा है। तो अब बात करते हैं कि जो 2020 में आप देखेंगे तो जो प्रथम छमाही था, ठीक, और द्वितीय छमाही जो थी उसमें आपको अंतर देखने को मिला है। क्या? प्रथम छमाही में ये जो ग्रोथ रेट था ये -15.7% था, इतना संकुचन हुआ, और दूसरी छमाही में ये -0.1% का संकुचन हुआ देखने को मिला। देखिए दोनों जगह नकारात्मक है, यहाँ भी नकारात्मक है और यहाँ भी नकारात्मक है, परंतु अगर इनका कंपैरिजन कीजिए तो हम ये आसान्वित हो सकते हैं कि अब जो संकुचन है वो कम हुआ, -0.1% हुआ, और ये कहा गया कि दूसरी छमाही में पहली छमाही के कंपैरिजन में 23% की वृद्धि देखी गई। ठीक, एक तो ये चीज़ है कि ये प्रथम छमाही और द्वितीय छमाही में ग्रोथ का एक कंपैरिजन आप देखिए। दूसरी बात यह है कि प्रथम छमाही के कंपैरिजन में द्वितीय छमाही में 23% का उछाल देखा गया, 23% इंक्रीज किया मार्केट, पहले की तुलना में 23% की वृद्धि हुई। तो इससे हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि अब हम अर्थव्यवस्था, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से विकास की पटरी पे आने को तैयार है। नेक्स्ट बात, वैश्विक आर्थिक संकट। वैश्विक आर्थिक संकट आया जो 4.4% के हिसाब से हमारा जो मार्केट का जो टोटल वर्ल्ड लेवल पे उत्पादन कम हो गया। ठीक, और वैश्विक आर्थिक उत्पादन में -3.5% की कमी दर्ज की गई। आईएमएफ का ये कहना है कि वैश्विक आर्थिक उत्पादन में वैश्विक आर्थिक उत्पादन में -3.5% की कमी हुई है, ऋणात्मक हुआ है, -3.5% की कमी दर्ज की गई है। जो राजकोषीय घाटा है वो सन 2020-21 में 3.5% रहा, ये आईएमएफ का कहना है वैश्विक आर्थिक उत्पादन के लिए। और राजकोषीय घाटा, ये राजकोषीय घाटा सन 2020-21 के लिए 3.5% एक्सपेक्ट किया गया। ये इतना है, 3.5%।
अगर इसका रेंज देखा जाए तो विगत कई साल में ये 3.5% 2017-18 में था, फिर उसके बाद 3.4% हुआ और देन फिर 4.6% और फिर वर्तमान में फिर 3.5% हुआ। ये राजकोषीय घाटे की जो रेंज है वो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, एक सीक्वेंस जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो बजट है वो कितना संतुलित है। अगर इसको हम देखें रेंज के फॉर्म में, राजकोषीय घाटे को अगर आप रेंज के फॉर्म में देखें तो सन 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 में इसमें चेंज है। देखिए 17-18 में भी ये 3.5% था, 18-19 में थोड़ा कम हुआ घाटा 3.4%, 19-20 में ये घाटा फिर से बढ़ गया 4.6% और वर्तमान में 3.5% है। ये राजकोषीय घाटा की रेंज है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं चालू खाता, जो अधिशेष चालू खाता शेष कितना है। सन 2020-21 में इसको 3.1% आंका गया। चालू खाता करेंट अकाउंट सरप्लस, हम डेफिसिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा चालू खाता घाटे की बात करते थे जो हमेशा रहता था, क्योंकि हमारा भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में नहीं रहता था। ये आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तो ये राजकोषीय घाटा की नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं चालू खाता शेष अधिशेष सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस की बात कर रहे हैं। ये कितना है? सन 2020-21 में ये 3.1% रहा। सन 2020-21 में ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जाए, जीडीपी के प्रतिशत में तो 3.1% रहा चालू खाता शेष। इन दोनों डाटा को नोट कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि राजकोषीय घाटा कितना था और चालू खाता शेष कितना था। ठीक, मिटा दिया जाए। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की। विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? 8 जनवरी 2021 को जो डाटा लिया गया वो 586 दशमलव समथिंग बिलियन अरब यूएस डॉलर रहा। 586 दशमलव, ये मतलब अपने हाईएस्ट लेवल पे रहा 8 जनवरी 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार। अगर उत्पादन दर की बात किया जाए कि कृषि के क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन जो दर है उसका और सेवा क्षेत्र के उत्पादन दर में क्या चेंजिंग देखी गई सन 2020 में, तो जो कृषि का वृद्धि दर रहा वो 3.4% रहा। ठीक, औद्योगिक वृद्धि दर ये नकारात्मक रहा, कितना? -9.6%। और सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि दर था वो कितना था? -8.8%। तो कृषि का वृद्धि दर 3.4%, औद्योगिक वृद्धि दर -9.6% और सेवा क्षेत्र का -8.8% रहा। ठीक, सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे अगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान उठाना पड़ा तो किस किस क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा? कोविड-19 में सबसे ज़्यादा नुकसान हमें सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और साथ में कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में, इसमें उठाना पड़ा। ठीक, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र, इन 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। सेवा क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो सेवा क्षेत्र की प्रथम जो पहली छमाही थी उसमें 16% का संकुचन देखा गया और फाइनली फिर उसके बाद इसने रिकवरी किया और 34% के निवेश इसमें अर्जित किया। सेवा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कोविड-19 के इस दौर में सेवा क्षेत्र
पहली छमाही में कितना? सेवा क्षेत्र प्रथम छमाही में 16% की गिराव, संकुचन दर्ज किया गया। अब बाद में लॉकडाउन के बाद ये रिकवरी हुई, वी शेप्ड रिकवरी। जो वी शेप्ड रिकवरी है वो उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे कि वी शेप्ड रिकवरी क्या कहता है। देखिए यहाँ आपको 60 बता दे रहे हैं कि मार्च में लॉकडाउन लगा, मार्च अप्रैल मई जून तक लॉकडाउन रहा। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन यूनिट थी, साथ में जो सोशल सर्विस सेक्टर्स थे वो बंद थे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज थे। यहाँ पे क्या था? कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस, जो कि लाइफ के लिए काफ़ी डेंजर था, बिकॉज कोविड कॉन्टैक्ट बेस्ड के थ्रू कम्युनिकेट होता था, कम्युनिकेबल था। ठीक। देन आफ्टर लॉकडाउन जब शुरू हुआ, सिलसिलेवार ढंग से जब लॉकडाउन हुआ, तो दैनिक जो केसेस आते थे उनमें भी कमी आई, साथ में जो मृत्यु दर था कोविड-19 महामारी के से उसमें भी कमी आई, और फाइनली हम कोरोना के दूसरे लहर से भी कहीं ना कहीं बच पाए। ठीक। और फिर फाइनली हमने ग्रोथ रेट को कवर किया। ये किस हिसाब से हम कह रहे हैं? सेवा क्षेत्र में जो वी शेप रिकवरी है उसके पीछे सेवा क्रय प्रबंधन सूचकांक, ठीक, साथ में रेल, माल, बंदरगाह, यातायात, मतलब आयात निर्यात होने लगा। इसके आधार पे कह रहे हैं कि जो वी शेप्ड रिकवरी सेवा में देखी गई है, सर्विस सेक्टर में देखी गई है, सेवा क्षेत्र में, उसके पीछे लॉजिक क्या क्या है? एक तो क्रय प्रबंधन सूचकांक है, क्रय प्रबंधन सूचकांक। दूसरा रेल, माल और बंदरगाह, यातायात। इन सभी ने ये बताया कि हमने वी शेप्ड रिकवरी की है। ठीक। और अप्रैल सितंबर 2020 में विदेशी निवेश सेवा सेक्टर में 34% आया। ठीक। एक तो ये चीज़ हुई कि वी शेप रिकवरी किस बेसिस पे हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अप्रैल सितंबर 2020 में 34% FDI किस में? सर्विस सेक्टर में आया। सर्विस सेक्टर में 34% FDI आया, मतलब 23.6 अरब US डॉलर। इसे आप मतलब कहें तो 23.6 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ सालाना। अगर ये सेवा क्षेत्र में विगत वर्षों में जो बढ़ोतरी हुई और जो फिर ये कम हुआ, इसका अगर एक ग्राफ देखें तो ये 6.9% था सन 2017-18 में। ठीक। 2018-19 में ये 7.7% के आंकड़े को टच किया। फिर उसके बाद फिर ये ढलान पे आया और 5.5% के साथ 2019-20 में रहा, और 20-21 में लॉकडाउन के दौरान ये -8.8% पे रहा। इसको नोट कर लीजिए। सेवा क्षेत्र में जो पैटर्न है ये चेंज हो रहा है कि 17-18 में 6.9%, 18-19 में 7.7% और 19-20 में 5.5% और 2020-21 में -8.8% रहा। ठीक। तो सेवा क्षेत्र में कि हमने क्या क्या कहा कि प्रथम छमाही में 16% का संकुचन हुआ, परंतु धीरे धीरे द्वितीय छमाही में आपने देखा अप्रैल सितंबर 2020 में 34% FDI, मतलब 23.6 अरब डॉलर का निवेश हुआ। फिर से ये पटरी पे आ रहा है। और ये जो संकुचन हुआ वी शेप्ड, ये ढलान क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस थी, ये बंद हो गई थी। वी शेप्ड रिकवरी किस आधार पे कर सकते हैं? क्रय प्रबंधन सूचकांक, रेल, माल, बंदरगाह, यातायात। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वी शेप्ड रिकवरी हुई। विश्व निवेश रिपोर्ट ये कहता है कि भारत अब की बार टोटल 9वें पायदान पे आया।
इसके पहले भारत की स्थिति सन 2018 में 12वें पायदान पे थी। तो विश्व निवेश रिपोर्ट, ये सेवा क्षेत्र, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो ये रेंज है 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का। ठीक, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 ये क्या कह रहा है कि 2018 में भारत 12वें पायदान पे था, इंडिया, ठीक, और 2019 में भारत 9वें पायदान पे आ गया। मतलब अब बात करते हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? सन 8 जनवरी 2001, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, मिटा दे रहे हैं, कंप्लीट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक, 8 जनवरी 2021 को ये अपने एक्सट्रीम लेवल पे रहा और ये कितना रहा? 586.1 अरब यूएस डॉलर। 586.1 अरब यूएस डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार। और इसमें क्या शामिल था? इसमें दिसंबर 2019 तक 18 माह के जो आयात हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दिसंबर 2020 में ये हमारा फॉरेक्स इतना कैपेबल था कि आगे नेक्स्ट 18 माह के लिए आयात के लिए जितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है उसके लिए ये सफिशिएंट था। एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ये विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2020 में इस स्थिति में है कि जो आयात नेक्स्ट 18 मंथ में होने वाले हैं उसके लिए सफिशिएंट है। और 8 जनवरी 2021 को अपने एकदम उच्चतम दर स्थिति में रहा और वो स्थिति क्या थी? 586.1 अरब यूएस डॉलर। जीडीपी के अनुपात में अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो इसमें बहुत कम वृद्धि हुई है। ये 20.1% था और फिर मात्र 21.6% बढ़ा अप्रैल 2020, मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक। तो विदेशी कर्ज कब? इसको हम बात करते हैं जीडीपी के अनुपात में। इसको टोटल मिटा दिया जाए। भारत का विदेशी कर्ज अगर इसको जीडीपी के अनुपात में देखा जाए तो ये मार्च 2020 में 20.6% था, ठीक, और सितंबर 2020 में ये 21.6% तक बढ़ गया। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, 1% की बढ़ोतरी हुई भारत के विदेशी कर्ज में। भारत का वस्तु व्यापार घाटा जो कि पहले पिछले वर्ष 125 अरब यूएस डॉलर का था, परंतु 2019-2020 में अगर आप देखेंगे, ठीक, पूरे अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 के दौरान, तो ये 57.5 अरब यूएस डॉलर के अप्रॉक्स ये रहा। ठीक, ये भारत का विदेशी कर्ज आपने नोट कर लिया जीडीपी के अनुपात में मार्च 2020 में और सितंबर 2020 में कितना रहा। आर्थिक समीक्षा में जितने डाटा हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन करके फैक्ट बेस्ड में आते हैं, इसीलिए इसको बार बार अपने कॉपी में नोट करके रिवीजन करेंगे तो ये आपको हमेशा धनात्मक वृद्धि करेगा आपके मार्क्स में। ठीक है, थोड़ी
बोरिंग होते हैं, परंतु इनको जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से हमें भारत की अर्थव्यवस्था की आंकड़ों के आधार पर समीक्षा करते हुए एग्जैक्ट तस्वीर नजर आती है। ठीक, तो भारत का विदेशी वस्तु व्यापार घाटा। अब हम बात कर रहे हैं भारत का वस्तु व्यापार घाटा। ये कितना था? देखिए, पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष ये 125.6 अरब यूएस डॉलर था, यूएस डॉलर। बट अप्रैल से सितंबर 2020, मतलब ये जो कोरोना काल है, इसमें मात्र 57.1 अरब यूएस डॉलर रहा भारत का वस्तु व्यापार घाटा। इसको नोट कर लीजिए। और भारत के चालू खाता में, ये जो अब फाइनेंशियल ईयर है 2021, इसमें कहा गया है कि भारत का चालू खाता जो अधिशेष है वो जीडीपी का 2% रहने वाला है। ये पिछले 17 वर्ष के इतिहास में अपने अधिकतम स्थिति पे है। ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है, इसको नोट कर लीजिए। भारत का चालू खाता अधिशेष। देखिए, इसके पहले अभी हमने आपको जीडीपी के अनुपात में बताया था कि 2020 के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना था? ये 3.1%। ठीक, और अब की बार आर्थिक समीक्षा में ये कहा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर ये प्रेजेंट टाइम में रन कर रहा है, कौन? 2021, इसके लिए भारत का चालू खाता घाटा 2% जीडीपी के अनुपात में रहने की एक्सपेक्टेशन है। ये अनुमान है जीडीपी का जीडीपी का 2% रहने का अनुमान है। और ये पिछले 17 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है, पिछले 17 साल के इतिहास में। ठीक है, और रेल मंत्रालय ने एक रेल विकास परियोजना लॉन्च की। रेल विकास परियोजना, एक लास्ट के 2-3 मिनट और महत्वपूर्ण हैं, इनको आप कुछ पॉइंट और देख लीजिए। रेल विकास योजना, रेल विकास योजना ये रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई, और इसमें ये कहा गया है कि सन 2030 तक हम इतना आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल का जो आधारभूत संरचना है, उसको हम इतना मजबूत कर लेंगे कि आने वाले 2050 में जो देश की पॉपुलेशन है उसको रेल सस्टेन कर सके, उसको रेल यातायात परिवहन सिस्टम सस्टेन कर सके। इसके लिए जो मूलभूत पर्याप्त इकाई की व्यवस्था करनी है, उसके लिए ये राष्ट्रीय रेल योजना, रेल विकास योजना, राष्ट्रीय नेशनल रेल योजना लॉन्च की गई है रेल मंत्रालय द्वारा। 2030 तक आधारभूत कि 2050 तक पॉपुलेशन को क्या कर सके? सस्टेन कर सके, कैरी ऑन कर सके। ठीक, भारत नेट परियोजना, भारत नेट परियोजना ये कहती है, देखिए 15 जनवरी 2021 को एक डाटा आया है। भारत नेट परियोजना का क्या कॉन्सेप्ट है? जितने भी पूरे देश में भारत नेट परियोजना, ये क्या कहती है? 15 जनवरी 2021 को इसने एक डाटा रिलीज किया कि देखिए भारत में 1.67 लाख क्या है? ग्राम पंचायत हैं। इन सभी ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। किससे? ब्रॉडबैंड से। वर्तमान में अगर स्थिति देखा जाए एट प्रेजेंट, तो वर्तमान में 1.51 लाख ग्राम पंचायत ऑलरेडी ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हो चुके हैं। और इसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या बिछाया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का जाल।
तो इस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 4.87 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया जा चुका है। ठीक, दूसरी बात ये कही जा रही है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन के आया है। ये भारत नेट परियोजना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए ऊर्जा उपभोक्ता कोई देश कितना ज़्यादा ऊर्जा कंज्यूम करता है, इसके आधार पर ये पता चलता है कि वो देश कितना विकसित है। क्योंकि जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो एनर्जी पे ही रन करती हैं, बिजली पे ही रन करती हैं। तो विद्युत का उत्पादन और पावर से या फिर ऊर्जा का कंजम्पशन ये डिसाइड करता है। तो भारत जो है वो 3rd पोजीशन पे है वर्तमान में। ठीक, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है यूएसए और सेकंड पे चाइना। ठीक, भारत के जो प्राथमिक ऊर्जा बास्केट हैं, भारत के ऊर्जा बास्केट में अगर देखा जाए तो किस चीज़ का वर्चस्व है? इसमें कोयला और साथ में कच्चा तेल, इसका वर्चस्व देखना पड़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन के लिए हम डिपेंड करते हैं तो वो है कोयले पे और कच्चे तेल पे। ठीक, अब बात करते हैं भारत में विद्युत, ये लास्ट टॉपिक है। भारत में विद्युत उत्पादन, भारत में विद्युत उत्पादन सबसे ज़्यादा मतलब विद्युत उत्पादन के लिए अगर प्रक्रिया अपनाई जाती है तो तापी परियोजना है, पनबिजली परियोजना है, नवीनीकरण परियोजना है, साथ में परमाणु ऊर्जा के द्वारा भी उत्पादित किया जाता है। तो मेजर जो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, इसको हम मेगावाट की इकाई में नापते हैं। तो विद्युत उत्पादन इस सन 2020-21 में जो विद्युत उत्पादन किया गया, मार्च 2020 में एक आंकड़ा है कि 3,70,106 मेगावाट सन मार्च 2020 में विद्युत उत्पादन किया गया। ठीक, इसमें फर्स्ट जो अगर दिया जाए कि किस किस तकनीक से, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा तापी परियोजना के द्वारा विद्युत उत्पादन किया गया। ठीक, देन उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आ जाएगा? सोलर एनर्जी, अक्षय विंड एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रोजन एनर्जी, ये नवीकरणीय ऊर्जा में आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी जिसका अक्षय नहीं होता है, अक्षय है। देन थर्ड इज द पनबिजली, हाइड्रो पावर, और देन लास्ट परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा 6,780 मेगावाट के अप्रॉक्स प्रोड्यूस की जा रही है वर्तमान में। ठीक, तो ये हुआ आत्मनिर्भर भारत अभियान में टोटल कितना, ये तो विद्युत उत्पादन के बारे में लिख लीजिएगा। विद्युत उत्पादन मार्च 2020 तक कितना हुआ? 3,70,106 मेगावाट का एक्सपेक्टेशन है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सोर्स है तापी परियोजना का सबसे ज़्यादा योगदान है, देन नवीकरणीय ऊर्जा, देन पनबिजली के द्वारा हाइड्रो पावर, ठीक, और देन परमाणु। जो भी पहाड़ी इलाके हैं, टिहरी बांध परियोजना या फिर हिमालय में भागरा नागल के पास जितनी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वो हिमालयी तलहटियों में लगाई जाती हैं या पहाड़ी इलाके में लगाई जाती हैं। ठीक है, देन अधिकतर आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान ये क्या कहता है? देखिए, हमने आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोरोना काल में आए हुए मंदी से निकलने के लिए एक पैकेज मार्केट में दी, और ये पैकेज कितना था? जीडीपी का 15%, मतलब कितना? 29.87 लाख करोड़। ठीक, इसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान या आत्मनिर्भर भारत पैकेज कहा गया। आत्मनिर्भर होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद जो मंदी आई उससे निकलने के लिए जो पैकेज दिया गया, ये जीडीपी का 15% था और ये था
1.87 लाख करोड़। ठीक, इसके और भारत का वित्त वर्ष 2020 में पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी FDI आई थी? तो ये करीब करीब 50 अरब US डॉलर के में आई थी। तो भारत में दूसरा पॉइंट है, भारत में अगर आप FDI देखेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो ये कितना था? फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये था 49.98 अरब US डॉलर। ठीक, बात में FDI, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके साथ जनगणना 2011 ये बताता है कि भारत की शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ है और 2030 तक इसके 60 करोड़ पहुंचने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखिए, एक आंकड़ा ये भी है कि जनगणना 2011 क्या कहता है, जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है? 37.7 करोड़ और सन 2030 तक यही शहरी जनसंख्या दुगनी होने की उम्मीद है, 60 करोड़। ठीक है, NCR के जो रोड हैं वो 1.87 करोड़ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हैं, बट इवनिंग तक आते आते ये शाम तक ये 6 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। अब ये किस हिसाब से इसको सस्टेन कर सकेंगे? इसीलिए ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए रोड विकास यातायात 6 लेन 8 लेन का कॉन्सेप्ट भारतमाला परियोजना ये चलाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में ये इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देना है। ठीक, जनगणना 2011 की शहरी जनसंख्या क्या है, 2030 तक अनुमान, वर्तमान में क्या है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या कहता है? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। ठीक, ये क्या कहता है कि भारत की स्थिति वर्तमान में कितनी है। 2019 में भारत ने 190 देशों में अपनी स्थिति को टोटल 63वें स्थान पे रखा। 2019 में 190 देश में 63वें स्थान पे था और 2018 में भारत किस स्थान पे था? 70वें स्थान पे था। ठीक, विगत 11 वर्ष में, लास्ट 11 वर्ष में अगर बड़े देशों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सुधार किया है तो सबसे ऊंची छलांग किसने लगाई है? भारत ने लगाई है। और ये इंडेक्स जो रिपोर्ट है ये 10 सूचकों पे जारी किया जाता है और भारत ने 7 सूचकों में, 7 इंडिसेस में सुधार दिखाया है। ठीक है, अब ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हुई, इस हिसाब से हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ठीक, भारत का विदेशी कर्ज, भारत का जनगणना के हिसाब से शहरी जनसंख्या, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, विश्व निवेश रिपोर्ट की चर्चा की गई, चालू खाता शेष की बात की गई, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात की गई। जितने इंडेक्स हैं इन सभी को क्रमवार सिलसिलेवार ढंग से आप अपने कॉपी में नोटेड डाउन कीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके सिलेक्शन में कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, आज ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ परीक्षा मंथन ऑर्गेनाइजेशन PMO के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।